नमस्कार। आज हम भारत की पर्यावरण यात्रा के एक बड़े ही खास पहलू पर बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हर मुश्किल जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझें। तो हुआ ये है कि हाल ही में मध्य भारत का एक खास जलाशय मतलब एक रिजर्वॉयर काफी सुर्खियों में रहा है। और ये खबर हमारे देश के कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी संरक्षण की कोशिशों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अच्छा, तो इस पूरी खबर को समझने के लिए बस एक नंबर याद रखना जरूरी है, और वो नंबर है 85। जी हाँ, 85। तवा जलाशय के जुड़ने के साथ ही भारत में अब कुल 85 रामसर स्थल हो गए हैं। ये रामसर स्थल वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमियों को दिया जाने वाला एक खास इंटरनेशनल दर्जा है, और तवा इस खास लिस्ट का सबसे नया मेंबर बन गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रामसर स्थल आखिर होता क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। देखिए, इसे समझने के लिए पहले वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि को समझना होगा। ये जमीन का वो हिस्सा होता है जो या तो हमेशा या फिर कुछ मौसमों के लिए पानी से भरा रहता है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये बाढ़ को कंट्रोल करते हैं, पानी साफ करते हैं और न जाने कितने तरह के जीव जंतुओं का घर होते हैं। तो इन्हीं वेटलैंड्स को बचाने के लिए 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। इसे ही रामसर कन्वेंशन कहते हैं, और भारत ने भी 1 फरवरी 1982 को इस पर दस्तखत कर दिए थे। मतलब हम भी इसका हिस्सा बन गए। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। देखिए, 1982 से 2013 तक लगभग 21 सालों में 26 स्थल जुड़े, लेकिन 2014 से 2024 तक सिर्फ 10 सालों में ही 59 नए स्थल जुड़ गए। मतलब साफ है कि पिछले एक दशक में वेटियन कंजर्वेशन पर जोर काफी ज्यादा बढ़ा है। अब देखिए, तवा जैसी किसी जगह को रामसर स्थल बनाना ये जैव विविधता को बचाने की एक बड़ी स्ट्रेटेजी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में संरक्षण के 2 मुख्य तरीके होते हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं वो मोटे तौर पर 2 तरीकों से सोचते हैं। पहला, इन सिटू या स्वस्थाने। इसका मतलब है किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे को उसके नेचुरल हैबिटेट मतलब उसके कुदरती घर में ही बचाना। और दूसरा है एक्स सिटू या बाह्य स्थाने, यानी किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक घर से बाहर ले जाकर बचाना। इस टेबल से ये फर्क और भी साफ हो जाता है। इन सिटू में आते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड सैंक्चुरीज जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जहां तवा जलाशय भी है। और एक्स सिटू के उदाहरण हैं जीन बैंक्स, सीड बैंक्स, बोटैनिकल गार्डन्स या फिर चिड़ियाघर। और इन सभी तरीकों को मजबूती मिलती है हमारी कुछ बहुत ही बुनियादी नीतियों से, जैसे कि 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, जो एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन सिर्फ सरकारी नीतियां ही पूरी कहानी नहीं बताती। कई बार संरक्षण के लिए सबसे ताकतवर आवाज सीधे आम लोगों के बीच से उठती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चिपको आंदोलन। 1973 में उत्तराखंड के हिमालयी गांवों में बड़े पैमाने पर हो रही जंगलों की कटाई के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ, और इसी आंदोलन ने हाल ही में अपने 50 साल पूरे किए हैं। इसका नाम चिपको क्यों पड़ा? क्योंकि जब भी कोई पेड़ काटने आता तो गांव के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, उन्हें गले लगा लेते थे। वे पेड़ों के चारों ओर एक घेरा बना लेते थे ताकि उन्हें काटा न जा सके। इस आंदोलन से चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे बड़े नाम जुड़े, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये आंदोलन मुख्य रूप से महिलाओं ने चलाया था। गौरा देवी जैसी नेत्रियों ने गांव-गांव की महिलाओं को एकजुट किया और इसे एक बहुत ताकतवर जन आंदोलन बना दिया। और इस आंदोलन का असर भी सीधा हुआ। इसकी सफलता के बाद 1981 में सरकार को उस इलाके में 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले ढलानों पर पेड़ काटने पर बैन लगाना पड़ा। इसने न सिर्फ हिमालय के इकोसिस्टम को बचाया, बल्कि पूरे भारत में ऐसे कई और आंदोलनों को प्रेरणा दी। तो संरक्षण की यही भावना, जो छोटे छोटे आंदोलनों से शुरू हुई थी, धीरे धीरे नेशनल पॉलिसीज और फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तक पहुंच गई।
इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1992 में, जब रियो डी जनेरू में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। यहाँ से 3 बहुत ही ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय समझौते निकले, जिन्हें 3 सिस्टर कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये थे जैव विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए कन्वेंशन। इसी समिट में दुनिया को मिला एजेंडा 21। ये एक तरह का एक्शन प्लान था, एक ब्लूप्रिंट कि 21वीं सदी में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश के एक जलाशय से। और हम कहाँ तक पहुंचे, हिमालय के आंदोलनों से लेकर वैश्विक संधियों तक। मतलब तवा जलाशय की खबर सिर्फ एक लोकल न्यूज़ नहीं है, ये भारत की संरक्षण की एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा लेकिन बेहद ज़रूरी हिस्सा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे विकास की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो इस तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है।